हेलो गाइस, वेलकम टू BMS एकेडमी। आज मैं 6th लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का, जो कि पॉलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर करेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। क्या मतलब होता है सेक्युलर का? सेक्युलर हिंदी में होता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर, ठीक है। और ये जो हमारे प्रियम्बल में डाला गया था वर्ड, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1976 में डाला गया था। ठीक है, और इसी के साथ दो और वर्ड डाले गए थे, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और इसके अलावा क्या फैक्ट्स आपको देखिए, सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट आप बार बार सुनते होंगे न्यूज़ में, ये सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। बट देखिए, जो हमने ये कंसेप्ट लिया है, एक्चुअली दो तरह के सेक्युलर कंसेप्ट होते हैं। एक नेगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉलो करती हैं वो नेगेटिव करती है, जो इंडिया जैसी कंट्री है वो करती है पॉजिटिव। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सेक्युलर जो होता है, अगर कोई भी कंट्री, ठीक है, पहली बात तो सेक्युलर का मतलब ये है कि कोई किसी भी कंट्री जो स्टेट है उसका कोई पर्टिकुलर क्या है, क्या नहीं है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन नहीं है, स्टेट का रिलीजन अगर जैसे कि हिंदू है तो वो सेक्युलर नहीं होएगी। ठीक है, हमारी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। बट जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो रिलीजन को टोटली आइसोलेट कर देते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं स्टेट से। बट इन इंडिया केस जो है, इंडिया सभी रिलीजन को साथ में लेके चलता है। ठीक है, सभी रिलीजन के लिए एक तरह का ही व्यवहार रहेगा स्टेट का। दैट इज़ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इसमें कहा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर करेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। देखिए, प्रियम्बल भी कहता है, प्रियम्बल मैंने आपको बता दिया, जैसे 42nd अमेंडमेंट, DPSP। देखिए, जो आपको 44th आर्टिकल है ना यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में, कहीं ना कहीं इसके बारे में बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं बताती, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जरूर बताते हैं। 1 to 4 ऑप्शन ए इज़ राइट। देखिए, ऑप्शन ए इज़ राइट। देखिए, आज जैसे कि मैंने बताया है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे कही गई हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि 25 से लेके 28 तक तो सीधे रिलीजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, और 14, 15, 16, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सेक्युलर करेक्टर को दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी वगैरह वगैरह, इनको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट राइट? सोचिए। यस, जब आप एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ते होंगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखिए अटॉर्नी जनरल का भी नाम आता है। 76th आर्टिकल 76। अभी कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, पहला तो हो गया ठीक। द अटॉर्नी जनरल इज बार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। आगे देख लेते हैं। द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन सी। देखिए, कोई किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, और एक्चुअली अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? ठीक है, गवर्नमेंट को जो लीगल मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स में हेल्प करना। ठीक है, लीगल मैटर्स में हेल्प करना। तो अगर है ही वो गवर्नमेंट के सारी चीज़ें मान रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से ही अपॉइंट करेगी ना, किसको, मेरे को कौन अच्छा वकील लगता है। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल। और वो कहीं पे भी सीटिंग में बैठ सकते हैं किसी भी कोर्ट में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं।
और आर्टिकल 76 में मैटर बताया गया है, और किसी भी तरह के क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात नहीं करी गई है। ये होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ टेन्योर नहीं होता है, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, क्योंकि जब मर्जी करें। और जो कन्वेंशनली कब रिज़ाइन करते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट जो होती है वो रिज़ाइन कर देती है ना, मतलब कि जब गवर्नमेंट का क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो उसी टाइम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल भी रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है। और हाँ, ये गलत है, अटॉर्नी जनरल इज़ बार्ड फ्रॉम, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है कि इतना सीरियस मैटर नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को डिफेंड ही करना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को डिफेंड करना है तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के फ़ायदा भी क्या है। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें बताई गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखिए, हर एक चीज़ कवर होती जा रही है आपकी आहिस्ता आहिस्ता से। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। गलत। देखिए, 1990 में एक्ट लाया गया था और 1992 में ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना दी गई थी। सो एक स्टैचूएट के द्वारा 1990 में जो स्टैचूएट आया था, ठीक है, नेशनल कमीशन वाला फॉर वुमेन वाला, और 1992 में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। देखिए, आप NHRC भी पढ़ चुके हैं। NHRC ये भी 1993 में बनी थी। आपकी नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो अभी क्या बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, वो भी इसी टाइम पे आई थी, ठीक है। तो ये वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4-5 बॉडीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो पहला तो गलत हो गई, तो ये तो हो गया। अब दूसरा है, ओनली अ वुमेन कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसको बाद में देखते हैं। इट कैन फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इश्यूज अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन। देखिए, इन दोनों में अगर देखा जाए तो एक ही सही है ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑब्वियसली अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वुमेन के लिए एक स्पेशल कमीशन है, तो इनमें से आपको ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है कि ऑब्वियसली कोई वुमेन लिटिगेशन मतलब लीगली वे में जुडिशरी में फंसी हुई है, तो उसमें फ़ंड करेगी ना उसको, ताकि वो जो लिटिगेटिंग इंट्रिकेसीज हैं, ठीक है, लिटिगेशन के रिगार्डिंग, तो उनको उस वुमेन को इशू फेस ना करना पड़े। तो ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट देखिए ऐसा है, पटनायक, आई थिंक पटनायक जी थे जो फर्स्ट इसके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के फर्स्ट चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है। तो उनके बाद हमेशा ही वुमेन रही हैं, नो डाउट वुमेन ही रही हैं, बट ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चेयरपर्सन जो हैं वो वुमेन ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ओनली वाला वर्ड गलत है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। यही देखिए, यही स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कहा गया है चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स ऑल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और सच नो रिकमेंडरी, हाँ, जयंती पटनायक से लेके रेखा शर्मा तक अभी तक कौन है, सभी वुमेन ही, जैसे मैंने बताया। पहली कौन थी, जयंती पटनायक। एंड इन्वेस्टिगेशन, हाँ, ये इसके जो काम है वो इन्वेस्टिगेट करती है, एग्जामिन करती है, जो भी सेफगार्ड्स वुमेन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराए गए हैं ना। जैसे हम कल या परसों एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि क्या कि IT, अगर कोई वुमेन IT ऑफिस खोलना चाहती है तो उसको नहीं खोलने दिया जा रहा है, तो उसका आर्टिकल कौन सा वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 प्रोफेशन वाला। तो ये उसके लिए भी खड़ी हो सकती है कि यार देखो, वुमेन को आप क्या कर रहे हो, वुमेन को दिखा रहा है उसके प्रोफेशन के लिए, तो वैसा करके उसको सपोर्ट कर सकती है। एंड रिपोर्ट्स किसको प्रेजेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और लुक इनटू द कंप्लेंट्स एंड टेक सुओ मोटो एक्शन। सुओ मोटो मतलब जब कुछ उसके सामने, जैसे आपके सामने हो रहा है ना, कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है, बट आप बीच में आके उसे बचा ले रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ योर सुओ मोटो एक्शन। किस चीज़ को बचाने के लिए, उस बेजुबान कुत्ते को बचाने के लिए। तो वही वैसा ही मैं एक्चुअली यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको लेमन टर्म्स में समझाया, और मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है इसमें। तो ऐसा ही है कि सुओ मोटो एक्शन की
किसी भी चीज़ में अपना खुद से एक्शन लेना, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कर देती है, तो लुक इनटू द कंप्लेंट्स, कॉल फॉर द एंड पावर फॉर ऑफर, हाँ इसके पास जो पावर्स होती है सिविल कोर्ट की पावर्स रहती हैं, मतलब किसी को भी समन कर सकता है, ठीक है, कि एविडेंसेस के लिए पूछ सकता है। एंड फंड लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशू द लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन, जो कि लास्ट आपकी स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। देखिए आपको स्टेट कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है आपका? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, आर्टिकल 12 होता है स्टेट की डेफिनेशन क्या हो गई, और जो भी आपके फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेके, मतलब कोई भी जो भी है आपके 12 से, तो चलो ये आपका स्टेट की डेफिनेशन आपके मेन जो है 14 से लेके 32 तक जो है, वो सारे के सारे किसके खिलाफ अप्लाई होते हैं? कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं किसको? स्टेट को, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो जो स्टेट को कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, तो जो स्टेट की डेफिनेशन दी है गई है कि स्टेट मतलब क्या है, और ये पूरे के पूरे किसके लिए बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स में कहाँ कहीं पे भी पार्ट 3 में जो स्टेट का बात करी गई है, तो स्टेट की डेफिनेशन ये रहेगी, ठीक है। तो एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में ये सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। हम देख लेते हैं इसको बारी बारी से। स्टेट की डेफिनेशन क्या दी गई है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और दैट इज़ जो उसके एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ऑफ यूनियन, वैसे ही गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स और उसका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स और लोकल अथॉरिटी। देखिए गवर्नमेंट्स आ गई यहाँ पे, अब उनकी लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये जो होते हैं सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? लोकल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। पंचायत वगैरह भी गवर्नमेंट के अंदर ही आती है ना, तो वैसे ही समझ लीजिए आप। तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। अगर पंचायत भी आपका राइट को वायलेट कर रहा है तब भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, क्योंकि दैट इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल अदर अथॉरिटीज़ भी बात करी गई है, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी हो, समझ पा रहे हैं? लाइक LIC, ONGC, सेल वगैरह, ये सब जो है स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, और ये इनमें से कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। बट कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके प्राइवेट बॉडीज़ के खिलाफ भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई ना, स्टेट बॉडीज़, जिसके खिलाफ आपके आर्टिकल 12 जो होता है वो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 जो है आपके स्टेट की डेफिनेशन दे देता है। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी स्टेट के खिलाफ ही यूज़ होंगी। बट कुछ आर्टिकल है जैसे कि 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी एबोलिशन वाली ये जो अनटचेबिलिटी वाली बात करता है ना, तो तब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। आपका 23, ठीक है, वो जो आपका प्रोस्टिट्यूशन वाला धंधा और बॉन्डेड लेबर, ये सारे के सारे अगर होती है, अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसा करता है उसके साथ, आपके साथ, चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो, तो वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो ये क्लियरली पता चल जाता है आपको, ठीक है। शुरुआत में 1934 में क्या करा था इन्होंने, फर्स्ट टाइम बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो सभा थी ना, लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत रहेगी ना, वही उन लोगों की सभा को, असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया गया, ठीक है। और ये MN रॉय के द्वारा दिया गया था। हाँ, एक BN राव का नाम भी आता है, उनके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ठीक है, एडवाइज़र थे वो। इसमें और क्या है, और 1934 में इन्होंने डिमांड करी, और 1935 में ऑफिशियल डिमांड बन गई ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की,
ठीक है। और अगस्त ऑफर में इसको एक्सेप्ट करा गया था, बट देखिए उसमें बहुत सारी लिमिटेशन ऐसा करा गया। फिर आगे क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ठीक है, जिसको कि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है, मतलब हम नहीं मानेंगे। फिर एट द एंड कौन आता है 1946 में, जिसके बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, आपका कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, जिसमें 3 लोग होते हैं। नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में उन तीनों के, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जब आता है तो उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है मोर और लेस वो उनको एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं वो आपका इंडिया पार्टीशन वाली बात करते थे ना मुस्लिम लीग वाले, तो मोर और लेस इनको ऐसी कंडीशन रखी गई कि दोनों जो मुस्लिम लीग और आईएनसी सेटिस्फाई होगी, और उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। ठीक है। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था आपका फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइन स्टॉर्म। देखिए साइटोकाइन स्टॉर्म कोविड-19 के दौरान बहुत न्यूज़ में रहा। एक्चुअली क्या होता है, जब आपका कोविड-19 का अटैक हुआ, मान लीजिए कोई इंसान था, जैसे कि कोई इंसान था, उसको क्या हुआ, कोविड-19 यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। अब कोविड-19 इन्फेक्शन होएगा तो उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा ना, तो साइटोकाइन एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल्स को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही स्टॉर्म, मतलब जैसे कि आपके जैसे ये वाला आया ना कोविड-19, आपको कोरोना वायरस हुआ, आपको नहीं किसी को भी, तो किसी इंसान का ना वो एकदम से उस जो एलियन एजेंट था उसको पढ़ने में और अपने आप को सेल प्रोड्यूस करने में, जो इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने के चक्कर में बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होने लग पड़े, और वो क्या हो गया, साइटोकाइन स्टॉर्म बन गया, ठीक है। ये है इसका आंसर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर। Consider the following statements regarding Article 13 of the Constitution। 12 तो हमने देख लिया, 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता मैंने अभी पिछले सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करा उसमें बताया मैंने। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट, ऑप्शन 1 इज राइट। आर्टिकल 13 exempts all constitutional amendment acts from judicial review। Actually this question is wrong, ठीक है। ऐसा है, जब आपका कौन सा ये जो आपका 1973 का केशवानंद भारती केस था, इससे पहले ऐसा था, ठीक है। बहुत लंबा आपने केसेस पढ़ते होंगे। पहला ऐसा हुआ, पहले जुडिशरी मान गई थी, जुडिशरी ने उनकी साइड ली, जुडिशरी ने बाद में कहा नहीं आप गलत कर रहे हो, आप नहीं अमेंड कर सकते इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को। बट एट द एंड आपको कितना याद रखना है, 1973 में ये कहा गया कि हाँ आप किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, इवन योर आपके फंडामेंटल राइट्स। बट याद रहे वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, हम उनको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, जो कि किसका पार्ट रहेंगी, बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आप याद रखिएगा, आपको पता भी होगी। आर्टिकल 13 exempts all constitutional amendment acts from judicial review, तो गलत है, तो ऑप्शन ए इज राइट, 57 का ए, यस, ठीक है। एक्चुअली थर्ड इसमें लॉ की परिभाषा भी दी गई है, किसमें, आर्टिकल 13 में। तो आप देख लीजिएगा इसको, जैसे कि लॉ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 13 में लॉ का क्या क्या मतलब है। परमानेंट लॉज जो भी पार्लियामेंट इनेक्ट करती है और स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। टेम्परेरी लॉज जैसे कि ऑर्डिनेंस प्रोड्यूस करता है। आर्टिकल 123 के तहत कौन प्रोड्यूस करता है, आपके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोड्यूस देते हैं, और उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 6 मंथ 6 वीक्स,
ठीक है, पढ़ा होगा आपने ऑर्डिनेंस के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑर्डिनेंस सर्च करिएगा। एंड स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक की डेलीगेशन, लेजिस्लेशन, बाय ऑर्डर पास कर दिए, ऑर्डर पास कर दिए, कोई नोटिफिकेशन के अंदर तहत कोई ऑर्डर डायरेक्टिव्स पास कर दिए, ठीक है, दीज आर आपके स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक देखिए ना, मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो अगर कोई लॉ बनाया है, ठीक है, उसमें लिखा गया है कि टाइम आने पे होम मिनिस्ट्री या कोई भी मिनिस्ट्री इसमें ऑर्डर निकाल के इसके रूल्स बता देगी, तो वो हो गए स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी लॉ इसकी परिभाषा में आते हैं। एंड नॉन लेजिस्लेटिव जैसे कस्टम्स वगैरह, ठीक है, और हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, तो ये सब किसकी भाषा में आते हैं, कि इसकी परिभाषा में आते हैं लॉ की। तो यही केशवानंद भारती केस वाली बात करी गई है बेसिक स्ट्रक्चर की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58. In a federation, the power of the federal and provincial governments are clearly demarcated. In a federation, okay, देख लेते हैं। In India, union and state governments have exclusive jurisdiction on their respective subjects under all circumstances. यार ये वाली बात ना हजम नहीं हो पाएगी, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। तो हमने इतने लेक्चर देख लिए हैं। एंड आर्टिकल 356 वाली बात करते हैं हम प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। तो इसमें तो यार एकदम से धक्का कर देते हैं स्टेट सरकार के साथ। तो ये एक्सक्लूसिव का मतलब और कोई तो इसको यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। यूनियन लिस्ट में हाँ, अगर आप 7 शेड्यूल की 3 लिस्टों के बारे में देखेंगे, कौन सी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है, बट यूनियन लिस्ट में ना सिर्फ यूनियन ही बना सकती है, बट स्टेट में इसकी तो एक्सक्लूसिव होगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट मिल के आई और यूनियन लिस्ट पे लॉ बना दिया, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी लगी हुई है तो यूनियन बोलेगी बेटा जी साइड में हो जाओ, अब आई विल टेक केयर ऑफ योर स्टेट। तो ऑप्शन 2 यहाँ से गलत हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए, द डेवल्यूशन ऑफ पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैड डाइल्यूटेड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। यार फेडरलिज्म से अगर और मतलब कि आपकी लोकल जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, इनको अगर पावर मिल रही है तो इससे फेडरलिज्म तो वो क्यों डाइल्यूट क्यों होगा, उसकी स्पिरिट वो तो और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। फेडरेशन पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे यूएस के केस में भी ऐसा होता है। और इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हाँ, यूनिटरी एंड फेडरल 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारा दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। कुछ प्रोविज़न यूनिटरी वाले हैं, कुछ फीचर हमारे फेडरल वाले हैं। तो और क्या है इसके बारे में, नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल, जैसे कि फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड थर्ड टायर सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म एडेड द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, दिस फर्दर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। और वही बातें डिस्कस करिए जो मैंने आपको समझा दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को ना क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। 1215 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो यूके में किंग ने फर्स्ट टाइम क्या करा था, रिटन वे में चार्टर ऑफ राइट्स निकाला था। मतलब लोगों के राइट्स के बारे में फर्स्ट टाइम जब इस धरती पे राइट्स की बात चली तो एक चार्टर, मतलब रिटन चार्टर निकाला गया। तो कब, 1215 में। तो ये वाला इस चीज़ को क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा। तो हम अपने इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो दे आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट। मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट। कोई भी अधिकार अगर एब्सोल्यूट दे दिया जाए, एब्सोल्यूट मतलब कोई भी रोक टोक ना हो, तो यार अगर आपको जैसे कि आर्टिकल 19 में राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर इस पर लिमिटेशन ना हो तब तो तुम लोग गालियाँ देते फिर सभी को, ठीक है, मुंह पे गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब इतना गलत बोल रहे हैं, तो क्या ये सही है?
अरे नहीं, आपके राइट्स तभी तक सही हैं जब तक किसी और के राइट वायलेट नहीं हो रहे, ठीक है। और उसकी आप बोल बोल के ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, राइट टू प्राइवेसी आपकी उसकी हर्ट हो रही है, डिग्निटी उसकी हर्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और सैंक्रोसैंक्ट मतलब जिसको इतना पवित्र है कि वो अपने में है, पूर्ण है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, कभी भी हम उनको समय के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, पहला तो हो गया गलत। अब दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट ओनली, ये मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि 17 आर्टिकल, 17, 23, ये आर्टिकल भी प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी है ना, ठीक है। अगर आपको कोई इंसान क्या बोलता है कि मेरे घर में पानी नहीं, मतलब ये जो मेरे घर के बाहर नलका लगा है, आप कोई पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से हो तो आप यहाँ पे आके पानी नहीं भरोगे, ठीक है। तो ये क्या है, अनटचेबिलिटी कर रहा है, तो उसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हो। दे आर अवेलेबल अगेंस्ट, तो ये भी गलत, दे आर इन्फोर्सेबल ओनली इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। इज़ दिस राइट? यस, दिस इज़ राइट। हाउ? आर्टिकल, जब मैं बोलता हूँ आर्टिकल 32 के अंदर आप कहाँ पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो सिर्फ 2 कोर्ट्स में ही क्या होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो पाते हैं। और रही बात, और तो आर्टिकल 32 के अंदर एक और बात कही गई है कि पार्लियामेंट मर्जी है पार्लियामेंट की, अगर वो किसी और कोर्ट को भी अधिकार देना चाहती है, रिट्स 5 तरह की रेट होती है ना, इन की रिट्स वगैरह इशू कर सके करे, तो वो पार्लियामेंट कभी भी दे सकती है। बट आज तक पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ नहीं करा है, सिर्फ दो लोगों के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, 2 इंस्टीट्यूशंस के पास। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट, ठीक है। यस, ऑप्शन यही था ना, हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया INX इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। अगर आपने ये देखा होगा, क्या करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। यस, दिस इज़ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। It is a subsidiary of National Stock Exchange, no, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा, है ना, सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, ये तो बनी थी 1875 में, और ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। ये बनी है 1992 में, ठीक है। और आई थिंक कि ये वर्ल्ड की 11वें नंबर की शायद सबसे बड़ी है, या ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट ये 1992 में बनी है। ये एशिया की सबसे पुरानी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। देखिए, मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर हो और आप अपनी नई कंपनी को, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए आप क्या करोगे, अपने शेयर्स, अपने मतलब कि अब मान लीजिए जो आपकी कंपनी थी, ठीक है, उसमें वो 1000 शेयर से मिल के बनी है, उसके यूनिट जो पैसा है 1 रुपये, मतलब टोटल 1000 रुपये की कीमत है उसकी, ठीक है। तो अपने 1000 रुपये के क्या निकाल दीजिए, 1 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स निकाल दिए, ठीक है। आपने बोला 500 जो शेयर्स हैं वो मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, 500 और बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास 500 रुपये और आ सकें। तो आप 500 रुपये के लिस्ट कर दोगे, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज में दूसरी तरफ ख़रीदने वाले खड़े होंगे, आपकी तरफ से लिस्ट होगी कंपनी, ठीक है। तो वो उसकी मर्ज़ी होगी, वो उस हिसाब से ख़रीद लेगा। तो ये होता है पूरा स्टॉक एक्सचेंज का। अब देखिए, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका एक इंडेक्स बनता है। टॉप की 30 मान लीजिए कंपनी आ गई, उनका मीन इंडेक्स निकाला जाएगा कि कैसे, किस तरह से इनका पूरा का पूरा, आप ऐसा बोलते हैं ना, क्रैश कर गया, ऐसा हो गया। तो वो एक वेल्थ बताता है कि इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी में कंपनीज़ हैं अच्छी जैसे हीरो, आपकी इन्फोसिस वगैरह वगैरह, इन पे पूरी की पूरी मार्केट टिकी है ना,
ठीक है। प्राइवेट मार्केट, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या होता है इनकी लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से क्या होता है इंडेक्स बनाते हैं ये। जो कि इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होता है उसको तो निफ्टी बोलते हैं, जो BSE का होता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक करके बता सकते हैं और रीज़न बता सकते हैं। और अगर आपको आया है तो आप इसको शेयर करें। नॉलेज शेयर्ड इज इक्वल टू नॉलेज केयर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।